एक्शन। दोस्तों नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिनेता निशिकांत दीक्षित से जी शाम की बातचीत। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का दूसरा भाग। एक बार फिर स्वागत है श्रोताओं आप सभी का और श्री निशिकांत दीक्षित जी का भी धन्यवाद। सभी सुनने वालों को निशिकांत दीक्षित का प्यार भरा नमस्कार। निशिकांत जी, आपने कई फिल्में की हैं जिसमें आपने दीवार और आन का नाम तो लिया ही है, लेकिन रघु रोमियो, प्यार में ट्विस्ट, गफला, जय संतोषी माँ, बड़ा भाई, अपना, लागा चुनरी में दाग, जब हम मिले और जो है वीर, और एक जो फिल्म मुझे याद आ रही है वो बंटी बबली 2 भी है। तो इन तमाम फिल्मों में आपने अभिनय किया और बहुत सारे कलाकारों के साथ आप मिले हैं। खेलेंगे हम जी जान से इस फिल्म में भी आप थे। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो अनुभव होता है एक टीम के साथ में काम करने का, इसको आप किस तरह से फील करते हैं? सबका अपना अपना एक नजरिया है सर। हर आदमी हर दूसरे से कैसे बात करता है ये इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये भी होती है। तो जहां तक मेरा है डिपेंड करता है ना सर कि आप कैसे बोल रहे हैं, मैं भी वैसे ही जवाब दूंगा। अच्छा। वही आ जाता है। मेरा प्रश्न ठीक है। वो वही होता है कि बात पता है कि सुन मेरे भाई, जैसा मर्ज वैसी दवाई। तो होता यही है ना कि आप मुझसे प्यार से बात करें, मैं भी जनरली तो, और हल्का सा कहीं ना कहीं आदमी का मूड पे भी डिपेंड करता है कि कैसा है, और फिर ये कि कौन आपको कैसे मिलवा रहा है। मुझे याद आ रहा है कि जब भी मैट हम लोग जब कर रहे थे तो उसमें मैंने टीटी का कैरेक्टर प्ले किया था। एक वो छोटी सी सीक्वेंस है जिसमें ट्रेन में शाहिद कपूर, शाहिद कपूर और करीना जा रहे हैं और मैं टीटी ट्रेन में घुसता हूँ और वो सीक्वेंस बनती है, बातें होती हैं हमारे बीच में। तो जब ये हम लोग करने के लिए बॉम्बे में यहाँ पे थे तो इम्तियाज अली सर डायरेक्ट कर रहे थे जी। और जब हम लोग ये फिल्म कर रहे थे तो तब इसका नाम जब भी मेट नहीं था, तब इसका नाम था उस समय तक लव वाया भटिंडा। अच्छा। बाद में ये नाम इसका चेंज हुआ, तो उस समय तक इसका नाम था लव वाया भटिंडा। तो जब हम लोग कर रहे थे तो अपना टीटी वाली यूनिफॉर्म पहन के मैं लाइनें वाइनें रिहर्सल करके और अपना पहुंचा, तो इम्तियाज सर ने बड़े रिस्पेक्ट के साथ, अरे आइए बैठिए बैठिए बैठिए, और करीना जी आई, करीना ही इज निशिकांत। अरे मैंने कहा सर, अरे नहीं, हेलो कैसे हैं आप। एक जिसे कहते हैं कि आप जो बातें करके माहौल को इतना इजी कर दिया कि किसी को ये ना लगे कि ये बहुत बड़ा कलाकार है और ये छोटा कलाकार है, या इनको शाहिद जी आए, शाहिद कपूर, अरे तीनों ने बैठ के लाइनें की, आराम से बात की, इधर उधर की 2-4 करीबन 20 से 25 मिनट हम लोगों ने शूटिंग टेक से पहले बातें करते रहे। और क्या करते हो, कहाँ से हो तुम, क्या ये, अच्छा कितने दिन हो गए बम्बई में, मतलब नॉर्मल बातें करते रहे ताकि जो मेरा ब्लड प्रेशर हाई था वो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। हाँ, मतलब जो घबराहट थी वो दूर हो जाए। हाँ। फिर उसके बाद बोले कि चलो अब टेक करते हैं। हाँ जी। तो ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं ये मुझ जैसे कलाकार के लिए कहीं ना कहीं अहमियत रखती हैं, और खास करके उदीयमान नए कलाकार जो हैं उन्हें बूस्ट करती है। आज आप विश्वास कीजिए सर कि जो नया एक सेट पे नया कलाकार आता है, या छोटा 2 दिन का काम करना है, 3 दिन का काम करना है, तो वो तो बेचारा वैसे ही डरा हुआ होता है। वो किसी को जानता नहीं है, 1-2 लोगों को जानता है, या किसी तो कुछ बोलना है, कहना है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सीनियर एक्टर है उस समय, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको कूल डाउन कर दें। और भाई कैसे हो, अच्छे हो, पानी पियोगे, चाय लोगे, क्या चाहिए आपको, और बताओ कहाँ से। तो वो अगर आप बात कर लोगे तो एक तो उसका हौसला बढ़ जाता है, और दूसरा क्या है कि वो अपना बेस्ट आउटपुट दे पाता है उस समय। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं ये इम्तियाज सर ने बहुत अच्छी, मुझे याद है, मैं ही नहीं, विजेंद्र काला भाई थे हमारे उसमें, मेरे साथ कर रहे थे हम लोग, उन्होंने टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले किया था। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो सब लोगों को उन्होंने इतना कूलली टैकल किया, शायद हम नहीं कर पाते उतना अच्छा जितना उन्होंने हमसे कराया। या कि उन्होंने बिल्कुल कि आप कैजुअली करना, कुछ नहीं, आपको कोई रिएक्शन नहीं देना, आप सिर्फ ऐसे पूछना है टिकट कहाँ का बनाऊं, या आपको ये बोलना है, या ऐसे करना। तो वो उनका क्रेडिट उनको जाता है हमारी एक्टिंग से भी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने हमको इतना उस फील्ड में उतना करके हमको वो काम करवाया, नॉर्मल किया, फ्रीडम दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और जो एक माहौल बनाया जाता है वो बनाया, और आपसे कहा कि आप अपनी तरफ से कोई दूसरा माहौल ना बनाएं।
अच्छा, ब्रजेंद्र काला जी की अभी आपने बात जी जी, तो उनके साथ आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है? हाँ हाँ, ब्रजेंद्र काला मेरे बड़े अच्छे मित्र में से हैं, और वो मथुरा से हैं, हम दोनों यूपी से हैं, दिल्ली में रहे हैं वो भी। और इससे पहले एक और फिल्म थी घफला, तो उसमें हम लोगों ने साथ काम किया था। इसके अलावा ब्रजेंद्र भाई राइटिंग में भी इन्वॉल्व रहते थे, वो पहले कुछ लिखते भी थे, तब उस दौरान ही मेरा उनसे परिचय हुआ था, और पुराने जानकार हैं। और बहुत अच्छे कलाकार हैं। बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनको भी, वो भी आएंगे कभी आपके पास। हाँ, यहाँ आ चुके हैं, और उनसे भी अच्छी बात हुई है, और हमारे श्रोताओं ने भी सुनी है। बहुत अच्छे इंसान। मुझे लगता है अगर आपको कोई गीत याद आ रहा हो, जब भी मेट का गीत हम सुना दें। हाँ, अरे क्या पूछे सर, हमें पता नहीं था कि गाने इतने हिट होने वाले हैं। बहुत अच्छे गाने। हाँ, और फिल्म भी बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी फिल्म। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। खो जाए हम यूं लापता, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बेखुदी यहाँ वहाँ देखो कहाँ लेके जाने लगी बेखुदी। आंखें खोले नींदे बोले जाने कैसी जगी बेखुदी, यहाँ वहाँ देखो कहाँ लेके जाने लगी बेखुदी। मिल जाए
चले जाना कहाँ ना हो पता, हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। निशिकांत जी, पंकज त्रिपाठी जी का नाम आपने लिया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का नाम आपने लिया है, तो इनके साथ आपका कैसा संबंध है, कैसी केमिस्ट्री कैसी, और अन्य कलाकार भी होंगे जो आपके साथ में जो काम करते हैं, उन्हें देखकर आप क्या महसूस करते हैं, क्या इंस्पायर होते हैं या वो आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, क्या कुछ है ये आपसे संबंध? नवाज या पंकज भाई, हम सब लोग एक टाइम था जब शुरुआती दौर था, सब लोग साथी थे, या अभी और बहुत सारे लोग हैं, सोनन किरकिरे भाई हैं और विनोद नाडी हैं या नीरज सूद हैं, ये सब लोग, हम लोग एक ग्रुप है या जिसमें हम लोग पहले से ही मिलते थे, साथ रहते थे। हम इस बात से बहुत खुश हैं कि उनका नंबर आया और वो निकल गए आगे। हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आज वो जहां पहुंचे हैं, हम भी धीरे धीरे, कोई आगे देर से पहुंचेगा, चाहे 10 मिनट लेट पहुंचेगा, कोई 10 मिनट पहले पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेंगे सब, क्योंकि सब अपनी ईमानदारी से अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी दिशा में हैं, अपनी दिशा में हैं। और जिन्होंने हिम्मत हार दी तो उनको कोई क्या कह सकता है सर। ये बात तो है। मेरे भाई हैं, उनका लिखा हुआ शेर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि परों में जान नजर आसमान पर रखना, परों में जान नजर आसमान पर रखना, हर एक निगाह तुझी पे है, परिंदे ध्यान में रखना, और हर इम्तिहान से मंजिल करीब आती है। क्या बात। हर इम्तिहान से मंजिल करीब आती है, हो सके तो खुद को इम्तिहान में रखना। वाह। तो वही है सर, रोज इम्तिहान देते हैं और रोज पास होने की उम्मीद रखते हैं। ये बात तो है। इम्तिहान देंगे तो उसमें कई बार पास हो, ये जरूरी होता है? नहीं सर, पता नहीं कितनी बार फेल हुए हैं। फेल से मतलब ये है कि आपने बहुत कोशिशें की किसी कैरेक्टर को जीने की, और बहुत अच्छा भी किया आपने, लेकिन बाद में आपने खुद महसूस किया, कभी ऐसा हुआ है कि जिससे मैं बहुत अच्छा और कर सकता था? आप विश्वास कीजिए, अपने पुराने काम जब भी देखता हूँ, मुझे हमेशा ही लगता है कि ओहो यहाँ चूक गए, ये और करना था। और जहाँ पे हम नाकाम होते हैं या जहाँ पे हम फेल हो गए हैं, हम हमेशा अपने आप को सर यही समझाते हैं कि दो बातें, एक तो ये कि तुम्हारी अभी भी कोशिश में कहीं कमी है जो पूरी नहीं हो पाई, और दूसरा ये कि जिसने किया है उसने तुमसे बेहतर किया है। दो बातें हैं जो अपने आप को समझा लेते हैं। और सर एक बात है कि क्या होता है कि एक एक डिग्री पानी जो है ना, आप बढ़ाते रहो, और 100 डिग्री जब हो जाता है तो पानी खौल जाता है। बिल्कुल। 99 तक भी पानी गर्म रहता है, खौलता नहीं है। तो ये एक एक डिग्री की जो जर्नी है ना सर, ये ही इंसान को ऊपर लेके जाती है। अब क्या है कि कुछ लोग हैं वो पहले हार जाते हैं हिम्मत। आप अपनी शिद्दत से, अपनी ईमानदारी से लगे रहिए, आप विश्वास कीजिए ये पानी खोलेगा जरूर। क्या बात। आज नहीं तो बोलेगा जरूर, बोलेगा जरूर। तो वही है, हम कोशिश यही करते हैं सर कि कैसे भी हो अपनी काम को ईमानदारी से करें। अगर कहीं कमी रह गई तो फिर से कोशिश करो। अगर मैं 7 बार गिरूंगा तो मैं 8वीं बार फिर खड़ा हूंगा। ये तो ठीक है कि हम ईमानदारी के साथ अगर कोई काम करते हैं तो सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल सही है। अगर हम एक सही दिशा में जा रहे हैं तो मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन कई बार हम सही जा रहे होते हैं, ईमानदारी के साथ होते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे मोड़ आते हैं, कई ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि हमें वो जो मिलना होता है नहीं मिलता। ऐसा होता है। बिल्कुल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन ऐसा होता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, जैसे अपने वर्कशॉप लेता हूँ तो अपने सारे स्टूडेंट्स को या जितने भी लोग मिलते हैं, मैं उनको एक बात जरूर कहता हूँ कि ये जो पॉजिटिवनेस है ना, ये एक वैक्यूम की तरह होती है सर। अगर एक पिन बराबर होल भी रह गया है तो वो वैक्यूम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और वैक्यूम नहीं रहेगा। तो ये वैक्यूम बना के रखना अपने अंदर पॉजिटिवनेस का, वो सबसे जरूरी है। क्षण भर के लिए जब आपको काम नहीं मिलता तो आप बिल्कुल एक नेगेटिव फीलिंग आती है, अरे यार इतनी कोशिश की थी, ये उम्मीद थी कि इससे कुछ हो जाएगा, इससे हमारे लिए ये होना है, लेकिन हम नहीं कर पाते।
लेकिन अगले ही पल फिर हमको ये जो है ना अपने आप को, जो मैंने बताया ना कि वो पिन बराबर होल भी खत्म करना है, तो वो वही है। और ये जीवन का सर इसी फील्ड में नहीं, मैं हर फील्ड, कुछ चीजें होता है ना वो सनातन सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूरज पूरब से उगता है तो उगता ही है, आज भी उग रहा है और इससे 100 साल पहले भी उगता था और 100 साल बाद भी शायद वहीं से उगेगा, है ना। आम के पेड़ पर आम ही लगता है, तो ये पहले से होता है और आज भी वही हो रहा है। तो पॉजिटिवनेस बना के रखना ये वही है, एक ये सनातन सत्य है। आप किसी भी फील्ड में रहें, जब तक आपके अंदर रहेगी आप कभी हार नहीं सकते। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। और वैसे भी जो है वैक्यूम को हम खत्म होने नहीं देते, पिन बराबर भी जी, और उसको हम बीच बीच में संगीत में ढंग से भरते हैं। आपकी जो एक पसंद का गीत है वो हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जी बताइए, कौन सा गीत सुना सकते हैं हम? मैं सब बताना, इरफान भाई का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ शुरुआती टाइम से ही, और उनका एक मुझे गाना बहुत पसंद है जो उनके ऊपर जो पिक्चराइज किया गया था, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। रोग फिल्म का ये गाना है, और इसे सुनने के बाद मुझे कहीं ना कहीं एक तो उनकी याद आती है, और एक जो फील आता है ये कि ऊपर वाले ने जो चीज हमें दी है, हमें उसके साथ पूरी अपनी ताकत के साथ दुनिया से लड़ना है। अब वो खुशी है या गम है ये अलग बात है, क्या बात? जो भी है उसके साथ हमें लड़ना है। क्या बात है। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। बेचारा कहाँ जानता है, खलिश है ये क्या खला है, शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है। जश्न ये रात ना आए, मजा तो बस गम में आया है। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। कभी है इश्क का उजाला, कभी है मौत का अंधेरा, बताओ कौन भेस होगा, मैं जोगी बनूं या लुटेरा। कई चेहरे हैं इस दिल के, न जाने कौन सा मेरा। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम,
समझ लाया गम तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढना ना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। एक बार फिर स्वागत है श्रोताओं आप सभी का। और आज हमारे साथ जो हैं स्टूडियोज में हैं श्री निशिकांत दीक्षित जी। दीक्षित जी, ये जो आपका नाम है पूरी तरह से ये आपको डिफाइन कर देता है कि आप दीक्षित हैं। अनुभव आपके पास है, आप सीखे हुए हैं अभिनय, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन से आपने कोई अभिनय की शिक्षा ली है? नहीं सर, मैंने किसी इंस्टीट्यूट में जाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जैसी पढ़ाई कर ही रहा था तभी घर वालों का सब, मेरी माँ का डंडा बहुत मजबूत था। उन्होंने मुझे यही कहा कि बेटा पहले पढ़ाई कर लो, बाकी सारी चीज़ें। तो मैं इंजीनियरिंग करने चला गया था, और जैसे मैंने बताया औरंगाबाद में। लेकिन क्या था सर कि कहीं ना कहीं एक्टिंग का बड़ा शौक था। तो गाजियाबाद में हम लोगों ने एक कालिदास रंगशाला करके बनाई हम लोगों ने, और नवयुग मार्केट में वहाँ पे एक छोटी सी जगह थी जिसमें हम लोग करीबन 35 से 40 लोग बैठ पाते थे, और आधे पोर्शन में हम लोग एक्ट करते थे। मतलब स्टेज बना रखा था और आधे में पब्लिक बैठती थी। और हम लोगों ने क्या किया था सर कि हर हफ्ते संडे के दिन हम लोग उसमें 2 शो होते थे, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, और एक 8 के बाद में 10 बजे तक। 2 शो होते थे हर वीक में। और कुछ लोग थे, हम जो कलाकार थे वहाँ के, अक्षरनाथ श्रीवास्तव जी हैं हमारे, वो अभी भी वहीं पे गाजियाबाद में ही ग्रुप चला रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पे प्लेज वगैरह करते थे, और गिने चुने हमारे पास दर्शक होते थे, वही लोग होते थे, वही हमारी हौसला बढ़ाते थे, वही हम लोगों को चीयर अप करते थे, वही फाइनेंशियली भी हमारी मदद करते थे जो भी हमको करना होता था। तो वो हम लोग वहाँ नाटक किया करते थे। तो उस दौरान क्या हुआ कि सर वो जो क्या कहना चाहिए कि जो कोने चुभते हैं आदमी को एक्टिंग के समय पर, वो हमारे वहाँ घिसे गए सारे कोने। तो वो जो स्मूथनेस आई यहाँ आने के बाद, वो कोने हम वहाँ घिसवा के आए थे अपने सारे। तो भले ही हमने प्रोफेशनली एनएसजी से नहीं या कहीं किसी संस्था से हम नहीं जुड़े, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे एक जिसे कहते हैं कि खुद ही इतनी प्रैक्टिस की थी, या खुद ही हम लोग करते थे। तो उसकी वजह से क्या कि पब्लिक के सामने बोलने का या डायलॉग याद करने का एक जो कॉन्फिडेंस था वो हमारा वहीं से बढ़ गया था। और फिर बीच में मैं इंजीनियरिंग करने चला गया, लेकिन तो वो सारी चीज़ें इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मेरी हुई थी, अपना गेट टुगेदर या यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना वगैरह, वो सारी चीज़ें चलती रहीं। वहाँ तो उस समय इतना एहसास नहीं होता था, लेकिन ये बाद में अब काम आई, जो मुझे अब पता लग रहा है कि ये वहाँ अगर हमने नहीं की होती तो शायद ये इतना नहीं होता। सर एक छोटी सी घटना है कि कैटरपिलर से जब बटरफ्लाई बनती है तो वो एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। जब कैटरपिलर उसमें कन्वर्ट होता है तो साइंटिस्ट या डॉक्टर लोगों ने क्या किया कि उसको थोड़ा सा, उसको इतना ज़्यादा वो ना हो, तो उसमें हल्का सा कट मार दिया, उसके जो होल होता है वो उसका पूरा कवर उसके ऊपर। वो जो कैटरपिलर से जो बटरफ्लाई बनी, उनको बहुत आसान रहा वो निकलना, लेकिन वो बटरफ्लाई ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाए। रीज़न यही था कि जो कैटरपिलर से जो एक्सरसाइज जो निकलने की थी उस होल के अंदर से, वो उनके परों को मजबूत करने के लिए बेसिकली नेचर ने बनाई है। तो वो आपने आसान कर दी तो वो सरवाइव नहीं करवा पाए। तो शायद यही एक प्रोसीजर है एक एक्टर के लिए कि जब वो उतना स्ट्रगल करने के बाद ऊपर आता है तो वो सरवाइव कर पाता है। क्या बात। तो शायद ये भी एक प्रोसीजर हो सकता है कि आप अगर इतनी नहीं करके आएंगे या वो चीज़ें मैंने नहीं की होती तो शायद मैं इतनी टिक नहीं पाता या मैं काम नहीं कर पाता। आपसे और भी बहुत कुछ जानना है हमें, हमारे श्रोताओं को, लेकिन पहले एक गीत सुनते हैं। जी बिल्कुल। दोनों मिलके खिलेंगे प्यार में।
रोके रोकेंगे, सुन मेरे साथिया रे, कुछ भी कर ले दुश्मन जहां, दो दिल मिलेंगे प्यार में, दोनों मिलके खिलेंगे प्यार में, न रोके रुकेंगे, सुन मेरे साथिया रे, कुछ भी कर ले दुश्मन जहां, हो दो दिल मिलेंगे प्यार में। आज हम ले लें पहली कसम, न बिछड़ेंगे अब मिलके हम तो सनम, बांधा है रिश्ता चाहतों की डोर से, टूटेगा धागा ना किसी के जोर से, दो दिल मिलेंगे प्यार में, दोनों मिलके खिलेंगे प्यार में। वाह 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 की बाहों में खोए रहे, ख्यालों की वादी में सोए रहे, महसूस कर ले जिस्मों जान की गर्मियाँ, दूरी रहे ना अब जरा भी दरमियाँ, दो दिल मिलेंगे प्यार में, दोनों मिलके खिलेंगे प्यार में, न रोके रुकेंगे, सुन मेरे साथिया रे, कुछ भी कर ले दुश्मन जहां, हो दो दिल मिलेंगे प्यार में, मिलके खिलेंगे प्यार में, दो दिल मिलेंगे प्यार में, दो दिल मिलेंगे प्यार में। निशिकांत जी, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, क्या वो ये मानती है कोई भेदभाव जिसमें ये सीखे हुए हैं, ये यहाँ से पढ़े हुए हैं, इन्होंने यहाँ का ये कोर्स किया हुआ है, या विदेशों से पढ़ाई करके लौटे हैं, इसके बीच में वो डिफरेंस क्या आपको इंडस्ट्री में नजर आता है कहीं? जहां तक मुझे लगता है ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, उनको अपने काम से मतलब होता है, पहली बात। हाँ, ये चीज हो सकती है कि आपको मैं पहले से जानता हूं तो मैं आपको पहले अप्रोच करूंगा, काम के मिलने तक के लिए, मिलने तक का, मिलने के बाद तो सर ये समुद्र है। ऐसी एक जगह शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे मेरे एक मित्र हैं, अब तो बहुत अच्छे हैं, शुरुआती टाइम की बात है, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो NSD से पास आउट थे, मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा आप तो वो ये करके आए हैं, तो बोले आपने क्या किया? मैंने कहा जी मैं तो इंजीनियर था, और इंजीनियर होके फिर
तो वो बोले कि आपको नहीं लगता कि आपने इतना टाइम बेकार किया इंजीनियरिंग में और अब आप इस फील्ड में आ गए हो, तो आपको नहीं लगता कि आप किसी दूसरे कलाकार का हक मार रहे हो? तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा सर मुझे दोनों ही बात नहीं लगती कि मैं इंजीनियर बन के मैंने गलत किया। मैं इंजीनियरिंग जब कर रहा था तो मैंने वहां पे भी कुछ सीखा, वो भले ही यहाँ इस समय काम नहीं आ रहा लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं कब काम आएगा मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आपने इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन में किया है ना? जी मैंने हाँ, तो उसमें कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है। चलिए प्लीज आगे बढ़िए। तो मैंने कहा एक तो ये बात है मुझे कतई नहीं लगता, और दूसरी बात ये मैंने कहा कि मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी कलाकार का हक मार रहा हूँ। मैंने कहा आप सीख के आए हैं, आप भी तैर रहे हैं, मैं भी तैर रहा हूँ, जिसको तैरना आता है वो तैर ले, जितना तैरना ही, तो खुला समुद्र है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं रहा है। अगर मुझ में जान होगी या मुझ में स्टेमिना होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं है तो डूब जाऊंगा। लेकिन ये है और नहीं है, ये किस तरह से साबित होता है? आपकी सक्सेस से साबित होता है, आपके अभिनय से साबित, कैसे साबित कैसे होता है? सर एक रेस में 20 लोग दौड़ते हैं, ये रेस है कुल मिला के? नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। एक रेस में 20 लोग दौड़ते हैं, हर आदमी अपना मोटिव लेके दौड़ता है जी कि मुझे फर्स्ट आना है। एक आदमी दौड़ता है मुझे पिछले रिकॉर्ड से अपना रिकॉर्ड बेटर करना है, एक ये इसलिए दौड़ता है कि मुझे ये रेस कंप्लीट करनी है, कोई इसलिए दौड़ता है कि मुझे पहले से अपना टाइम बेटर कर लेना है। जो एक जिसे कहते हैं ना कि कामयाबी अपने अपने माने हैं सबके, बिल्कुल, तो वो डिपेंड करता है इसमें। रेस जो मैं इसको कहना गलत होगा मेरे हिसाब से, तो काम के लिए सिर्फ ये है कि आपको क्या सेटिस्फेक्शन है। लोगों को ये कि मैंने ये कर लिया यही मेरे लिए बहुत है, मुझे लगता है कि अभी और चीज़ें बाकी हैं। आज मुझे लोग जानते हैं, इंडस्ट्री वाले जानते हैं, थोड़े बहुत 2-4 लोग बाहर वाले जानते हैं, लेकिन मुझे जान पहचान से ज़्यादा ये है कि मैं एक सेल्फ अपना जो सेटिस्फेक्शन है, आपका आत्मसम्मान जो आपको कहीं ना कहीं कचोटता है कि तुमने वो वाला काम तो कुछ किया नहीं, या समाज के लिए तुमने क्या मैसेज दिया, या तुम्हारे बच्चे तुम्हें किस नज़र से देख रहे हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपका गोल जो है वो डिसाइड करते हैं। हर इंसान का अपना गोल होता है, एक अपनी सोच है, अपनी अपनी उंगलियां हैं, अपनी अपनी गिनतियां, बाप गिन रहा है दिन और बेटा रोटियां। क्या बात है, क्या बात है। निशिकांत जी, मैं देख रहा हूँ तब से कि नए गानों के साथ आपका वाबस्ता बहुत अच्छा है, एकदम आप मुतासिर हैं लगता है नए गीतों के साथ, लेकिन पुराने गाने भी आपको बहुत पसंद हैं। ये बात तो है, क्योंकि आप जिस तरह से शेरो शायरी करते हैं हर बातचीत के दरमियान, और शब्दों को, लफ्ज़ों को बड़े ही प्यार से पहचानते हैं और उसे बिखेर देते हैं माहौल में, तो आपको नए गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं या पुराने गानों से आपकी मोहब्बत ज़्यादा है? हमारे पिताजी कहते थे कि हमारा ज़माना अच्छा था, हम अपने बच्चों से यही कह रहे हैं कि हमारा ज़माना अच्छा था, और आने वाले वक्त में हमारे बच्चे भी अपने बच्चों से कहेंगे कि उनका ज़माना बेहतर। यही है पॉजिटिव, ये एक डिफरेंस है, हर एज के साथ चीज़ें बदलती हैं। जी जी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती हैं, और यही है, इंसान है, आदमी को वक्त के साथ थोड़ा बहुत बदलना पड़ता है। तो आप उनको उस तरीके से सुनेंगे अगर उन गानों को, तो वो अच्छे लगेंगे। मुझे इनका गाना है एक अपना हाफ गर्लफ्रेंड, वो मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, वो गाना आप सुनिए, आप बताइए आप कहाँ लिरिक्स उसके कम है किसी बात में। क्या बात? तो वो गाना मेरे को बहुत पसंद है, मैं जब भी सुनता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, 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 इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मेरी जान में हर खामोशी ने
चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तुम यूं मिले हो जब से मुझे, और सुनहरी मैं लगती हूँ, सिर्फ लबों से नहीं अब तो पूरे बदन से हंसती हूँ। मेरे दिल रात सलोने से सब है तेरे ही होने से, ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं मैं और कहीं। लेकिन जब याद करोगे तुम, मैं बन के हवा जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा,
निशिकांत जी, मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं वो आपको बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं, और ख़ास करके वो श्रोता जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी बातों से उनको बहुत जोश मिल रहा होगा। और निश्चित रूप से आप जिस तरह से बयां कर रहे हैं अपने आप को, और जो काम आप कर रहे हैं वो तो लोग देखते ही हैं, लेकिन जो एक सोच, एक समझ और जो उसको दर्शाने वाली बात है वो आपकी बातों में ज़ाहिर होती है। और पूरा हौसला बनाए रखने का मतलब पूरा का पूरा मसाला आपके पास में है, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे श्रोता आपको सुन के ये महसूस भी कर रहे होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बहुत सारे किरदार किए हैं, उन किरदारों में सबसे अच्छे किरदार का कोई संवाद आपको अभी याद है जो आप अपने श्रोताओं के साथ में, हमारे श्रोताओं के साथ में शेयर करना चाहेंगे? देखिए सर, क्या अजीब इत्तेफाक है कि फिल्म में जब आप संवाद बोल रहे होते हैं तो वो आपको तभी मिलता है और आप तभी बोलते हैं। जैसे होता है ना कि कंप्यूटर में तो रैम कि आप तभी रीड करते हैं और उसको तभी करते हैं और तुरंत मेमोरी डिलीट हो जाती है। लेकिन जब आप प्ले करते हैं, जो मैं अभी बता रहा था कि आप अगर कोई प्ले करते हैं तो आपको एक एक महीना, दो दो महीना आप रिहर्सल करते हैं और आपको उनके डायलॉग्स याद रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि फिल्मी चीजें जो आप तभी करते हैं तभी भूल जाते हैं, लेकिन जो आपने नाटक किए होते हैं वो नाटक आपको कभी के कभी रह जाते हैं, याद रह जाते हैं। तो सीरियल या फिल्म का मुझे कोई संवाद ऐसा तो नहीं है, हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं प्ले की मुझे कुछ लाइन याद आ रही है, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ। जमींदारी उन्मूलन, पृथ्वी पर समाप्ति और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात भगवान को आजकल सर कहते हैं, या तुम चाहो तो यूरानिस भी कह सकते हो। सुनो, अरे सुनो भी, एक ऐसी बहस अभी भी चल रही है जिसका विषय है सुख क्या है। जनता कहती है सुख से तात्पर्य है उसके श्रम का सम्मान हो, बच्चों को शिक्षा मिले, ना जाने कितनी उलझुल बातें कहती है जनता। प्रशासन, शासन कभी जनता की बात से सहमत नहीं होता। शासन कहता है सुख से तात्पर्य है देश में अधिक अन्न उपजाने के आंकड़े, रहने के लिए 5 स्टार होटल, नंगी फिल्म तारिकाएं, भद्दे अश्लील प्रेम दृश्य। वो कहता क्या बकवास, आई मीन नेशनल सेविंग स्कीम। बहुत खूब, बहुत अच्छा। आपने जिस अंदाज में, बड़े ही प्यारे अंदाज में, पूरे मॉड्यूलेशंस के साथ में, पॉज पंचुएशंस के साथ में, वॉइस के कंट्रोल के साथ में जिस संवाद यहाँ पर दोहराया है, आपका अपना ही संवाद, सचमुच में ये बताता है कि आपने बहुत कोशिश की है और बहुत कुछ आपने हासिल करने के लिए आपने किया है। ये कैसे तैयारी कैसे की आपने ये तमाम बातों की, और इन तैयारियों का निश्चित रूप से आपके काम में जो है फ़ायदा मिलता ही होगा। सर अब जो है ना आज की जनरेशन है, वो एक अंग्रेजी की कहावत है ना कि चिल्ड्रन इज द फादर ऑफ मैन। बच्चे जो है ना वो हमसे ज्यादा तेज हैं। अब जनरेशन बदल गई है। अब लोग जो है ना आपसे, हमसे लोग मिलने से पहले गूगल सर्च करके आते हैं निशिकांत दीक्षित है कौन, वो तब बात करते हैं हमसे। हम लोगों के टाइम में वो चीजें नहीं होती थी। हमें जो तैयारी करनी पड़ती थी वो खुद किताबें पढ़ के, सारी चीजें करने के बाद तब करके हम लोगों से मिलने जाते थे। हमें पता नहीं होता था हम किन से बात कर रहे हैं, हम इनके बारे में जानते नहीं थे। तो हमारी जो तैयारी थी सर वो सिंपल सी थी। मेरा वही है सर, सीधे सा मानना है, मैं साइंस साइड का स्टूडेंट रहा हूँ। E=mc², एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। जब तक आपके पास कोई इनपुट नहीं होगा आप आउटपुट नहीं दे सकते हैं। एक कलाकार का आउटपुट क्या होता है? एक्टिंग, संवाद, एक्सप्रेशंस। तो एक तो सबसे पहले आप अपने रिसीवर्स, अपना बैंक जो है आप अपना बढ़ाइए। आप बस में जब भी कहीं मिलें, किसी से बात करें, आप ऑब्जर्व करें कि वो कैसे बात कर रहा है, उसके हाव भाव क्या हैं, उसके बोलने का ढंग क्या है, उसके बैठने का ढंग क्या है, साथ ही कौन कैसे हंस रहा है, कौन कैसे। आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे काम करें अपने, क्योंकि आपकी जितनी इनपुट अच्छी होगी उतना ही अच्छा आउटपुट आप दे पाएंगे। तो हमारी तैयारी तो वही है, हम अच्छे लिटरेचर पढ़ा है, अच्छे राइटरों को पढ़ा, अच्छी कविताएं अच्छी सुनी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, अच्छी फिल्में देखी हैं। तो वही हमारी तैयारी है सर, वही हमारा बैंक है कि हम अरे कभी ऐसा मौका मिले तो हम कैसे करेंगे। एक आदमी है वो ऐसे बैठेगा तो कैसे बैठेगा, या वो बोलेगा तो कैसे बोलेगा। ये तैयारी है सर, ये हमारा होमवर्क है। अब ये पता नहीं कब प्ले करने को मिलेगा, ये कैसे चीजें, वो आप अपने बैंक में जमा करते रहिए। तो वही है, अच्छी इनपुट रखिए तो आउटपुट जब निकालने का मौका आएगा तो लोग कहेंगे अरे वाह क्या करते हैं आप, कमाल कर रहे हैं। कमाल, वही होता है। अवेयरनेस जो है वो हर फील्ड में तो काम आती है, लेकिन अभिनय में ज्यादा काम जी आती बिल्कुल। है। ये जो अवेयरनेस है या एक दूसरे पर ध्यान देने की बात है, क्या वो नकल से जुड़ी हुई चीज है? क्या नकल ही करनी जरूरी होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो एक अच्छे कलाकार की खूबी है। आप उन सारी चीजों को महसूस कर सकते हो, देख सकते हो,
लेकिन उसके बाद आपका अपनापन उसमें क्या है, दो चीजें आपके लिए, दो चीजें किसी और कैरेक्टर के लिए, दो चीजें और मिला के जो मिक्सचर बना के जो मैंने दिया है वो मेरा अपना है। मिमिक्री नहीं है। मिमिक्री नहीं है। मिमिक्री और एक्टिंग में थोड़ा सा फर्क है। मिमिक्री में मैं किसी और की डायलॉग उसकी स्टाइल में, उसकी अदा में बोल रहा हूँ, वो मेरी पहचान नहीं है, वो किसी और की पहचान है। मेरी पहचान ये है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, एक आम आदमी को ऑब्जर्व किया है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लेके मैं उसको कहाँ और कैसे यूज करना है, ये एक कलाकार की स्किल है। सिचुएशन पर। हाँ, जरूरी नहीं है सर। देखिए, एक बैंक मैनेजर बात करेगा तो वो कैसे बात करेगा, एक गांव वाला इंसान है, देहाती किसान है, वो कैसे बात करेगा। शब्दों का है क्या। मैं गाजियाबाद से हूँ सर, हमारे भाषा में क्या है कि वहाँ लोग कहते हैं नदी बहता है, नदी बहती है। हमारे यहाँ ना बहती है ना बहता है, वहाँ तो बह है। तो वो जो ये जो आपको रीजनल भाषा का जो संवाद है, वो तो वहाँ देसी आदमी ना, तो वैसे ही बोलेगा जी भाई साहब अब आप ऐसे कैसे कर लोगे। हाँ, ये बोलियां है ना, ये बोलियों का प्रभाव। तो इनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी हो जाता है जी। आप जितनी ज्यादा बोलियों पे काम करेंगे, आप जितना, भाई हरियाणवी आदमी महाराष्ट्रन बोलेगा तो उसका हिंदी अलग होगी। वो हिंदी भी बोलेगा तो कहीं ना कहीं उसमें एक मराठी टच होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो ही आपको ऑब्जर्व करना, वही एक कलाकार की पहचान है। तो कुल मिला के सुबह उठते से सोते तक के बीच में आपको ऑब्जर्व करना होता है, और ये एक ड्यूटी की तरह नहीं है, ये जीवन में सम्मिलित हो गया है। ऐसा कुछ ऐसा मानना होता है। आप उसको काम की तरह लोगे तो आप नहीं कर पाओगे सर। जो काम की तरह काम होता है ना, वो काम नहीं होते, इसीलिए हम इसको एंजॉय करते हैं। इसको एंजॉय कर सकते हैं, और अभिनय है ही इस लायक। और वैसे संगीत भी ऐसा ही होता है कि उसे जब भी कोई सुनता है तो एंजॉय करता है। एक और आपकी पसंद का गीत अपने श्रोताओं को हम सुनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने जिक्र किया था पहले भी, अभी पाकीज़ा फिल्म का एक, उसमें बीच में बहुत अच्छी वो तबला बजता बजते नीचे डाउन जाता है और फिर उसके बाद उठता है। वो अपने आप में सॉन्ग मेरे को बहुत पसंद है। चलते चलते जो कही गई ना मुझसे जमाना कह रहा है, क्या एक फसाना बन गई है मेरी बात चलते चलते। तो वो मीना कुमारी जी ने जो उस पर डांस किया है और जो मैम ने गाया है, अद्भुत। रह गई है
चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। बुझ रहे हैं ये चिराग, बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते ये चिराग बुझ रहे हैं। निशिकांत जी, इतनी सारी बातचीत के दरमियान जी आपने क्या महसूस किया कि आप जब दोबारा हमसे मिलेंगे, अपने श्रोताओं से मिलेंगे, तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स को साथ में लेकर मिलेंगे जो आने वाले दिनों में आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं? अभी कुछ चीजें चल रही हैं, अभी देखते ही देखते जमाना बदल रहा है, वेब सीरीज ओटीटी का जमाना आ गया है, उस पे कुछ वेब सीरीज चल रही हैं। अभी भोकाल 2 की है, अभी यशराज की एक नई वेब सीरीज आ रही है द रेलवे मैन, जो भोपाल गैस कांड के ऊपर आधारित है। वो उसमें मैंने एक रेलवे मास्टर, अपना स्टेशन मास्टर है, उनका कैरेक्टर प्ले किया है। इसके अलावा अनुराग कश्यप जी की एक फिल्म आ रही है, वो मैं कर रहा हूँ। और एक अभी विक्रम भट्ट जी की MX प्ले पर चल रही है नेकेड करके एक वेब सीरीज, उसमें मैंने मेन नेगेटिव रोल प्ले किया है। और कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन श्रोताओं के साथ सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो मज़ा रेडियो बात का है ना, आप दिख नहीं रहे हो, आप सिर्फ बातें कर रहे हो और सामने वाला आपको सुन रहा है, तो आपको अपनी आवाज से ही जो संबंध बनाने हैं ना, वो अपने आप में अद्भुत हैं। टीवी पे क्या होता है कि आधी चीजें विजुलाइज हो रही होती हैं, दिख रही होती हैं। जो बचपन में मुझे याद आ रहा है, हवा महल सुनते थे या ये चीजें, तो उसमें जो आज भी वो प्ले, अरे तुमने दरवाजा खोला, ये पीछे कौन दिख रहा है, ओ अरे सुरेश जी भी आए हैं, नमस्कार, कैसे हैं आप। तो ये जो आवाज के माध्यम से आप दूसरे को पूरा दरवाजा खोलने का भी बता दिया आपने, सुरेश जी के बारे में भी बता दिया, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कि आपको विजुलाइज नहीं है, आपको सिर्फ आवाज के माध्यम से आप उन चीजों को जोड़ रहे हैं। तो श्रोताओं के साथ जुड़ने का एक ये अपना मजा है। लेकिन मेरा कहना वही है कि भले ही आज रेडियो कम हो गई, लेकिन मेरे पिताजी मरते दम तक रेडियो सुनते रहे। हम उनके साथ बैठते थे तो हमें भी सुनने का मौका मिलता था, सुनते थे। उसका अपना फील है, एक अपना एहसास है। जैसे मैं बताया ना, अभी सुधीर पांडे जी के फादर देवकीनंदन पांडे जी, मेरा बचपन वो आवाज आज भी मिस करता है कि अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। तो हमको उनसे मिलके मजा आया कि मैं कहा, अरे सर क्या बात है। वो जो जुड़ाव है ना सर, वो सिर्फ एहसास है, और एहसास की कोई कीमत नहीं होती, और एहसास कभी खत्म भी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही एहसास जो है हमारे तमाम श्रोताओं का विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के साथ है। और यही वजह है कि जैसा भी आपने कहा कि आजकल के जो नए हैं कलाकार, खास करके वो इंटरनेट पर जाते हैं और वहाँ से जानकारियाँ हासिल करते हैं, और वो कितनी हासिल कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो बात की बात है। लेकिन हमारे जो श्रोता हैं, प्रिय श्रोता हैं, आत्मीय श्रोता हैं, वो विविध भारती से न सिर्फ जुड़े रहे हैं बल्कि जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। और विविध भारती के माध्यम से तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकातें की हैं। कई यादें जो हैं हमारे श्रोताओं के पास उन कलाकारों की है जो आज हमारे बीच में जरूर नहीं, लेकिन उनकी तमाम
ऐसी बातें हमारे श्रोताओं के ज़हन में हैं, इस समाज में बिखरी हुई हैं, और सिर्फ विविध भारती के माध्यम बहुत से। बहुत धन्यवाद विविध और भारती आपने का। भी जो एक समय दिया है, विविध भारती को समय दिया है, और विविध भारती से आप हमारे श्रोताओं तक भी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। ये कहना ना होगा कि एक संयोग है, और एक सुखद संयोग है। जी बिल्कुल, मेरे लिए ये उपलब्धि है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इन श्रोताओं से जुड़ पाया और विविध भारती के माध्यम से। और सच बोलूं कि एक जो एहसास है उसको आप शब्दों को बयान नहीं कर सकते, आप नहीं दे सकते शब्दों का रूप। मैं सिर्फ यही है, आप सब लोगों को जो आप सुन रहे हैं सभी को मेरा करवत प्रणाम। आप सब लोग स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ सुखी रहें। निशिकांत दीक्षित जी, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, विज्ञापन किए हैं, टीवी सीरियल्स में काम किया है, और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को सजेस्ट भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं। इन तमाम बातों के साथ साथ आपकी जो ये एक संगीतमय, कलात्मक, रचनात्मक जो यात्रा है, ये संपूर्णता की ओर जाए, और जो खुशियां हैं आप अपने परिवार के साथ उसे हासिल करें, और जो कुछ भी आपने अपने जीवन में चुन रखा है, सोच रखा है, समझ रखा है, वो तमाम बातें आपके जीवन में बड़े ही अच्छे तरीके से गुजरती चले जाएं। ऐसी ही आशा हम करते हैं, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अभिनेता निशिकांत दीक्षित से जी शाम की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग विनायक तड़वलकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज।